हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं फाइलम टैनोफोरा और फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस के बारे में। ये दोनों फाइलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे इन दोनों फाइलम के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं इन दोनों फाइलम के बारे में ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाए। सबसे पहले अगर हम लोग फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम टैनोफोरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम बनती है क्योंकि इसके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। टेनोफोरा के अंदर हम दो एग्जाम्पल को देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपका होता है प्लूरोब्रोंकिया और एक एग्जाम्पल होता है टेनोप्लाना। दो ही एग्जाम्पल जनरली आपको इसके अंदर देखने को ज्यादातर मिलते हैं। इसी एग्जाम्पल के साथ में अगर हम बात करते हैं तो इनके कुछ कॉमन फीचर्स की बात कर ले जो हम लोग जनरली बहुत ही आसानी से जानते हैं। टेनोफोरा का जो मेंबर होता है वो जनरली मरीन इन्वायरमेंट में रहता है। इनकी जो सिमेट्री होती है अगर वो एक बॉल शेप की है, दिखने में डायग्राम को आपको एक फुटबॉल शेप का देखने को मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर इनकी सिमेट्री में जनरली आपको जो है रेडियल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री को अगर हम लोग किसी भी एक्सेस सेंटर से काटते हैं तो इक्वल हॉल्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके अंदर हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। साथ में ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, मतलब इनके अंदर हमें दो ही जर्म लेयर देखने को मिलती है। वन इज एक्टोडर्म और अनदर वन इज एंडोडर्म। जनरली हम इनको जो है सी वॉलनट या फिर जो है हम इनको कॉम जेलीज कहते हैं। सी वॉलनट इनके शेप के कारण हम कहते हैं और कॉम जेलीज हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर जो है जो आपको धारियों जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपकी कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। दरअसल जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। कॉम प्लेट्स क्या होती है कि जो आपको धारियां देखने को मिल रही है वहां पे एक प्लेट लाइक बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, एक चौकोर सा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिनमें सीलिया लगे होते हैं। तो इनमें जो आपको धारियां देखने को मिल रही हैं नट के ऊपर, बिल्कुल एक गोल बॉल के ऊपर जो धारियां देखने को मिल रही हैं, वहीं पे क्या होता है चौकोर चौकोर सी ब्लेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके ऊपर सीलिया मौजूद होती है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को जनरली हम लोग कॉम्ब प्लेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉम्ब प्लेट के नाम से जानते हैं। और ऐसी 8 धारियां इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होती हैं। उन्हीं धारियों को, उन्हीं सीलिएटेड धारियों को या फिर उन्हीं सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स या उन्हीं सीलिएटेड प्लेट को हम लोग जनरली कॉम्ब प्लेट के नाम से जानते हैं। इनका मेन काम होता है कॉम्ब प्लेट्स का लोकोमोशंस का, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर इसमें सीलिया मौजूद है तो ये लोकोमोशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं। वहीं पे दूसरी बात अगर हम करते हैं तो इनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है, जैसा कि अभी हमने सिलेंट्रेटा के अंदर देखा। अभी तक पॉरीफेरा के अंदर ही हमने देखा था कि जो हमारा डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के अंदर हो रहा है। लेकिन जनरली अगर हम टैनोफोरा की बात करेंगे तो टैनोफोरा के अंदर जो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, मतलब कि उनके बॉडी के टिश्यूज के बाहर भी होगा, मतलब सेल के बाहर भी हो सकता है। जैसे हम लोग सिलेंट्रेटा में देखे थे कि उनके गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर हो रहा था, वैसे ही आपको यहाँ भी एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने को मिलता है कई एनिमल में, और कई जगहों पे आपको इंट्रा सेलुलर भी देखने को मिलता है, और कई एनिमल में ये दोनों एक ही एनिमल के अंदर देखने को मिल जाता है। इनकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि ये चमक सकते हैं। रात में अक्सर ओशंस वगैरह के अंदर जो लाइट इमिट होती है उस लाइट के पीछे का रीजन यही होते हैं। दरअसल ये जो रीजन बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो जो लाइट इमिट होती है इनके अंदर मौजूद होता है एक फोटोप्रोटीन। क्या मौजूद होता है? एक फोटोप्रोटीन मौजूद होता है। इस फोटोप्रोटीन से जब कैल्शियम आकर के बाइंड करता है तो कैल्शियम के बाइंड करने से ही ये लाइट इमिट होना शुरू कर जाती है, मतलब कैल्शियम इनके फोटोप्रोटीन को ट्रिगर कर देता है लाइट को इमिट करने के लिए। इसी कारण ये लाइट को इमिट करते हैं। और अगर मैं इनके सेक्स की बात करूं तो सेक्स इनके सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब ये भी जनरली बाइसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनके अंदर केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। कोई भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बर्डिंग ये सारी चीजें जो है इनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन ज्यादातर वाटर वाले जितने भी वाटर में रहने वाले एनिमल हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन आपको एक्सटर्नल ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, बट इनमें भी हमें लार्वल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। लार्वल डेवलपमेंट का मतलब कि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ये कोई अंडे को या बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, उसके पहले बीच में एक स्टेज लार्वल स्टेज आती है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का नाम जो है वो देते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो इनके स्ट्रक्चर में आपको दो जो निकले हुए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग सीलिया या फ्लैजिला समझ लेते हैं। दरअसल ये सीलिया और फ्लैजिला नहीं होते हैं, ये सीलिया फ्लैजिला ना होकर के हम इनको टेंटिकल्स कहते हैं। दरअसल इन्हीं टेंटिकल्स के थ्रू ये फूड वगैरह को कैप्चर करने का काम करते हैं। साथ में और आपको बताता चलूं कि इनकी ओपनिंग में भी जो है आपको जो ओपनिंग देखने को मिलती है वो 2 ओपनिंग देखने को मिलती है। एक अपर साइड में देखने को मिलती है ओपनिंग
और एक इनकी ओपनिंग जो होती है वो लोअर साइड में देखने को मिलती है, तो जिसका इस्तेमाल जनरली माउथ के लिए भी किया करते हैं। तो इनके अंदर भी आपको ओपनिंग्स जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसा कि अभी हमने सिलेंट्रेटा के अंदर देखा था, वहां पे हमें केवल और केवल एक ही ओपनिंग देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पे हमें ओपनिंग जो है वो डबल देखने को मिल जाती है। अब अगर हम अगले फाइलम की बात करते हैं तो हमारा अगला फाइलम कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगले फाइलम के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज के बारे में। प्लैटीहेल्मिन्थीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक पैरासिटिक फाइलम है। पैरासिटिक फाइलम का मतलब ज्यादातर इसमें पाए जाने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं ये दरअसल कॉज करते हैं, क्या पता है, बीमारियां कॉज करते हैं हमारे अलग अलग मैमल्स और इंडिविजुअल्स के अंदर। जैसे कि शिप हो गया, हम हो गए, सिप हो गया, हम हो गए, सभी के अंदर, इन सभी के अंदर जनरली ये डिजीज कॉज करते हैं। और इसके कुछ मेंबर्स तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं जो कैटल्स वगैरह में भी डिजीज कॉज करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली टीनिया सोलियम होती है, जिसकी बॉडी फ्लैट होती है। ज्यादातर इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दिखने में वॉर्म लाइक होते हैं, मतलब बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं, बिल्कुल वॉर्म जैसे होते हैं, बट इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। फ्लैट कहने का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल जैसे कोई रिबन होता है ना, रिबन, बिल्कुल उतनी फैट होती है इनकी बॉडी। इनकी बॉडी फ्लैट होने के साथ में चूंकि ये लंबे लंबे होते हैं तो इनको हम वॉर्म भी कहते हैं, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर को जनरली हम लोग फ्लैट वॉर्म के नाम से दरअसल जानते हैं। ये बॉडी के अंदर साइड में मौजूद होते हैं, इसी कारण मतलब कि बॉडी को अंदर से डैमेज करते हैं या अपने होस्ट से अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं, अंदर बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं, इसी कारण जनरली हम लोग इनको एक्टोपैरासाइट के नाम से जानते हैं। अगर मैं इनकी सिमेट्री की बात करूं तो जाहिर तौर पे अगर किसी की बॉडी फ्लैट है तो उनकी बॉडी को अगर आप डिवाइड करोगे तो दो ही पार्ट में डिवाइड होंगी, हाफ एंड हाफ। जैसे हमारी बॉडी भी फ्लैट है तो हमारी बॉडी फ्लैट होने के कारण अगर हम अपने आप को ऐसे काटेंगे तो इक्वली डिवाइड करेगी, लेकिन दो इक्वल पार्ट्स में। तो इस तरह की सिमेट्री को हम लोग जनरली बाइलैटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। दरअसल ये एनिमल्स अब एक कदम आगे होते हैं, किससे? टेनोफोरा और सिलेंट्रेटा और पॉलीफेरा के मुकाबले आगे कैसे होते हैं? क्योंकि अब इनके अंदर जर्म लेयर जो होता है वो कोई एक दो जर्म लेयर नहीं होता है, इनके अंदर जर्म लेयर जो होते हैं टोटल 3 जर्म लेयर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक जर्म लेयर जो बाहर की होती है उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, और उसके बाद जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम लोग एंडोडर्म कहते हैं, और जो सबसे आखिरी लेयर होती है उस लेयर को हम लोग मीजोडर्म कहते हैं, जो बिल्कुल मिडिल में मौजूद होती है। मीजोडर्म होने के कारण इनके अंदर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है ऑर्गन बनने की प्रथा, और सबसे पहला ऑर्गन इनके लिए जो बन के तैयार होता है वो होता है फ्लेम सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और कहीं ना कहीं जो काम आज हमारी किडनी करती है, जो काम आज हमारी किडनी करती है, वो काम प्लैटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल ने करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये है कि फ्लेम सेल इस ग्रुप के मेंबर का सबसे स्पेशलाइज कैरेक्टर माना जाता है। दरअसल इन मेंबर में कुछ और भी स्पेशलाइज कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि इनके अंदर मौजूद कुछ स्पेशल कैरेक्टर के अंदर ये होता है कि ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो किसी भी एनिमल्स के स्किन से जाके अटैच होते हैं। तो स्किन को अटैच होने के लिए इनको जरूरत पड़ेगी हुक की। किसकी जरूरत पड़ेगी? हुक की। किसी भी स्किन से अगर इनको चपकना है तो हुक की जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे टीनिया सोलियम की बात करते हैं। टीनिया सोलियम किसी भी एनिमल के इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में जाकर के बिल्कुल चिपक जाता है। जब आप दवा खाओगे, मेडिसिन खाओगे कि वो निकल जाए, तो क्या होता है, टीनिया सोलियम के बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सिगमेंट्स होते हैं। ये जो सिगमेंट्स होते हैं उनमें कुछ न्यू सिगमेंट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं, और जो पुराने सिगमेंट होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, जिनको हम लोग ग्रेविड कहते हैं। क्या होता है, जब हम लोग दवा खाते हैं तो पुराने सिगमेंट तो निकल जाते हैं, लेकिन ये अपने माउथ में इनके सकर होता है। सकर मतलब जिससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और हुक होता है, हुक जिनसे ये स्किन को पकड़ लेते हैं। तो वो हुक के कारण ऐसा फंसा देते हैं स्किन से कि उसी में अटैच्ड होते हैं। आप जब दवा खाते हो सारे फ्रेगमेंट, सारे ग्रेविड्स तो निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये उसके अंदर हुक को फंसाए रहते हैं, और धीरे धीरे जब आप दवा खा के लगता है आप सही हो गए, थोड़े टाइम बाद फिर से ये अपने आप को उतना ही ज्यादा डेवलप कर लेते हैं, और देखते देखते पूरे इंटेस्टाइन को अपना गुलाम बना लेंगे, क्योंकि उसी इंटेस्टाइन के अंदर फिर ये रिप्रोडक्शन करेंगे, और रिप्रोडक्शन करने के बाद तो भाई आपको पता ही है नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, जिससे बीमारियां बहुत ज्यादा घातक हो जाती है। तो इस तरीके से ये बीमारी को फैलाने का काम करता है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हुक और सकर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल टाइप के फ्लेम सेल की। आखिर फ्लेम सेल ऐसा क्या करता है जिससे कारण हम इसको किडनी से कंपेयर कर रहे हैं? आप सब जैसा कि जानते हैं कि किसी भी एनिमल के अगर हम एडवांस होने का पता लगा सकते हैं तो पता लगा सकते हैं 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स है। नंबर 1 इज ब्रेन, नंबर 2 आपका होता है हार्ट, और नंबर 3 जो
अभी सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाला है वो है कि हम अपने बॉडी के वेस्ट को कैसे बाहर निकालते हैं। हमें ये तो पता है कि हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, माउथ के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी के वेस्ट को कैसे बाहर निकालेंगे, हम अपने बॉडी से वाटर को कैसे बाहर निकालेंगे, इसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होना चाहिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे प्लैटिहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल यही काम करता है। फ्लेम सेल हमारे बॉडी के जो भी वेस्टेज होते हैं, मतलब कि आपके जैसे लीवर फ्लूक है, जो बगल में डायग्राम आपको देखने को मिल रहा होगा, उसकी बॉडी में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो फ्लेम सेल है वो बिल्कुल स्किन के पास मौजूद है, एकदम छोर पे मौजूद है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी का आता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर निकाल देता है बॉडी के थ्रू, बॉडी के पोर के थ्रू ये उसको बाहर निकाल देता है, जिसके कारण ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे कि इनकी बॉडी के अंदर वाटर टेम्परेचर्स वगैरह या वाटर वगैरह को मेंटेन करने का काम जो करता है वो कौन करता है? फ्लेम सेल करता है। तो इस बात को आप बहुत इंपॉर्टेंटली समझेंगे कि जो काम आगे जाकर के नेफ्रीडिया करने वाली है, जो काम आगे जाकर के मैल्पिगियन टिब्यूल करने वाली है, जो काम आगे जाकर के किडनी करने वाली है, वही काम यहाँ पे शुरुआत किसने कर दी? फ्लेम सेल ने। इस स्टेप को याद रखिएगा, मैंने अभी फ्लेम सेल पहले बोला, फिर मैंने नेफ्रीडिया बोला और फिर मैंने मैल्पिगियन टिब्यूल बोला, और ये सभी चीजें आप अलग अलग फाइलम के अंदर देखेंगे कि कैसे एडवांस बनती चली जा रही। तो डायग्राम में आपको फ्लेम सेल दिखाई दे रहा होगा। फ्लेम सेल का काम होता है एक्सक्रीशन का, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, साथ में काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। तो ऐसा करके ये लोग जो है अपने वेस्टेज को बाहर निकाल सकते हैं। इनका जो सेक्सेस होता है वो भी सेपरेट नहीं होता, जनरली ये भी आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी पे देखने को मिलते हैं, बट लोकेशंस अलग अलग जगहों पे होती है। कहीं पे मेल के गैमेट्स होते हैं और किसी एरिया के अंदर आपको फीमेल गैमेट्स देखने को मिल जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं टीनिया सोलियम की, इनकी बॉडी जैसा कि मैंने कहा काफी फ्रेगमेंट टाइप के पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, और इनकी बॉडी में हर एक फ्रेगमेंट्स अपना अपना स्ट्रक्चर बियर करे रहता है। सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं होने के साथ में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखने को मिलता है। ज्यादातर जो हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है वो फर्टिलाइजेशन हमको इनके अंदर इंटरनल देखने को मिलता है। डेवलपमेंट की बात करूं तो इनके अंदर बहुत सारी लार्वल स्टेज मौजूद होती हैं, जिनके नाम बगल में मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। लार्वल स्टेज के भी अलग अलग नाम होते हैं, जिनको मैं बगल में आपके सामने मेंशन कर दे रहा हूं। सब मेंबर जैसे कि प्लेनेरिया जो होता है वो रीजनरेशन करके आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, जिसको कि हम लोग रीजनरेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से जैसा कि आपको मैंने बताया कि फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, क्योंकि इसके अंदर रीजनरेशन देखने को मिलता है, इनके अंदर हमें लार्वल देखने को मिलता है, इनके अंदर हमें ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिलता है थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल, और साथ में हमको इनके अंदर ऐसी क्वालिटी देखने को मिलती है क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर से ये हमें इन्फेक्ट करते हैं। इस तरीके की क्वालिटी हमें प्लैटिहेल्मिन्थीज में देखने को मिलती है, और इसका बेसिक एग्जांपल है टीनिया सोलियम, जिसको हम लोग टेप वर्म कहते हैं, और एक एग्जांपल है फैसियोला हेपेटिका, जिसे हम लोग लीवर फ्लूक कहते हैं। लीवर फ्लूक हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये कोई भी डिजीज को कॉज करता है तो ये बिल्कुल एक फ्लूक शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है डिजीज का, इसलिए जनरली हम लोग इसको लीवर फ्लूक कहते हैं, और इसका मेन इन्फेक्टेड पार्ट लीवर ही होता है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है। तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा। मैंने टू द एनसीईआरटी लाइन को आपके सामने एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में मैं इस चैनल के ऊपर कुछ नहीं बताने वाला हूं। आप अच्छी तरह से पढ़िए, चीजों को अच्छी तरह समझिए। डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल विधान बायोलॉजी पे जाकर के आप एनिमल किंगडम को पूरी तरीके से घंटे घंटे वीडियो आप एक एक टॉपिक के ऊपर देख सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे स्टैंडर्ड हैंडबुक बायोलॉजी को लेना चाहते हैं तो इस स्टैंडर्ड बुक को लेने की लिंक को मैं अमेजोन की लिंक को मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में 11 की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 11 का सिलेबस काफी ब्रॉड है, और आप चाहते हैं कि नीट एग्जाम में भी आप जब 12th पढ़ें तो नीट में भी आप मतलब 12th में भी आपके दिमाग में वो शॉर्ट पॉइंट मौजूद हो, तो उसके लिए वो हैंडबुक बायोलॉजी को डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर मिलते हैं आपको 2000+ क्वेश्चंस, और फुली कलर्ड बुक है गाइस वो। तो पूरी की पूरी वो कलर्ड बुक है, तो आप उसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। बुक की प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और लोगों तक मेरी बात जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।